जैन मित्रों, आज आप सभी के बीच महिला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आपने देखा कि गांव में बहुत विचित्र टाइप के लोग हैं और अंधविश्वास से सब भरे पड़े हैं। डॉक्टर साहब आते हैं देखने। अब यहाँ पे कि कालीचरण वगैरह सोशलिस्ट ज्वाइन कर लिए हैं, बालदेव तो स्वराजी है ही, है ना। गांव में आप देख रहे हैं कि अब मत एक तरीके से वो भी है कि रामदास महंत भी बन चुके हैं। ये सारी स्थितियां हैं। अभी ये जो है कालीचरण चलो चलो सभा देखने चलो, सोशलिस्ट पार्टी की सभा की खबर ने संथाल टोली को विशेष रूप से आंदोलित कर दिया है कि अभी जो सोशलिस्ट पार्टी है इसकी सभा की खबर ने संथाल टोली जो था उसको आंदोलित किया। गांव में अस्पताल खुलने की खुशखबरी की कोई खास प्रतिक्रिया संथालों पर नहीं हुई थी। गांव के लड़ाई झगड़े और मेल मिलाप से भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये सभा ज़मीन जोतने वालों की, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती संथाल किसानों के दिमाग की मुद्दत से उलझी हुई गुत्थी का सही सुलझाव था। ज़मीन जोतने वालों की सभा, जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वो बोएगा, जो बोएगा वो काटेगा, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ वो कालीचरण समझा रहा है। चारों ओर स्वस्थ, सुडौल, स्वच्छ और सरल इंसानों की भीड़, श्याम मुखड़ों पर सफ़ेद मुस्कुराहट मानो काले बादलों में तीज के चांद के सैकड़ों टुकड़े। विरसा माझी का जवान बेटा मंगल माझी कालीचरण के वाक्यों को गीतों की कड़ी में जोड़ने की चेष्टा करता है। जो हीरे जोत पे सो हीरे बोएबे, मतलब जैसा जोएंगे और बोएंगे। सनिया मरमू कालीचरण की हर बात पर खिलखिला कर हंस रही है। सरगम के सुर में हंसती है सनिया, तीतर की आवाज़ की तरह पीछे की ओर झूलता हुआ रंगीन आंचल रह रहकर चंचल हो उठता है मानो नाचने के लिए मोरनी पंख। तो ऐसे मनर की मंद आवाज़, रिंग रिंग ता धिन धिन ऐसे गाने बजते हैं। 4 पुस्त पहले की बात है, मतलब ये बताया जा रहा है कि आप देखो तो 4 पुस्त पहले की बात है। जो संथाल परगना है, तो संथाल परगना में अगर देखें तो ये संथाल परगना, और बताया जा रहा है कि अगर संथाल परगना के बारे में बोले कि 3 पहाड़ी अंचल की पथरीली मोटी का मुंह तोड़कर ऊबड़ खापड़ पहाड़ी रास्ते को तय करके जब इनके पूर्वज इस गांव की नरम पट्टी पर आकर बसे थे, तो गांव वालों ने जमींदार के पास जाकर फरियाद की थी, हुजूर माई बाप जंगली लोग हैं, सुनते हैं तीर धनुष से जान मार देने पर भी सरकार बहादुर इनको कुछ नहीं कर सकता, इन्हें हरगिज नहीं बसाया जाएगा हुजूर। लेकिन जमींदार ने समझाकर कहा था ऐसी बात नहीं है, वे बड़े मेहनती लोग हैं। धर्मपुर इलाके में जाकर देखो, राजा लक्ष्मीनाथ सिंह ने इनसे हजारों बीघा बंजर जमीन आबाद करवा लिया। परती और भीट जमीन से तेजू बाबू को 2000 मन गेहूं मिले हैं। जमींदार ने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि इन्हें गांव से अलग ही बसाएंगे। सभी जमींदारों ने इन्हें जंगलों में ही बसाया। उसके बाद से ही बबूल, झरबेर, साहुड़ के पेड़ों से भरे हुए जंगल हर साल साफ होकर आबाद होते गए। आज जहाँ सैकड़ों बीघे जमीन में मोती के दानों से भरी हुई गेहूं की बलियां पुरैयां हवा में झूम रही है, धरती का वो टुकड़ा सर्वे के कागजात और नक्शे में जंगल के नाम से दर्ज है। जिस जंगल में बाघ का शिकार खेलने के लिए जिले भर के राजा और जमींदार जमा होते थे, गांव के नई उम्र के लड़के तो विश्वास नहीं करते। नीलहे साबों के नील के हौज ज़्यादातर इन्हीं मूक इंसानों के काले शरीर के पसीने से भरे रहते थे। साहबों की कोड़ों की मार खाकर जमींदारों की कचहरियों में दिन भर मुगलिया आबादी की सजा भुगतने के बाद शाम को मोहन की जादू भरी वंश बजी और सब कष्ट दूर हो गए। सोने की आवाज़ से भरे हुए धरती के गुप्त भंडार का उद्घाटन करने वाले पर धरती माता का कोप होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज जमीन के मालिकों ने, जमीन के व्यवस्थापकों और धरती के न्याय ने धरती पर इनका किसी किस्म का हक नहीं जमाने दिया। जिस जमीन पर उनके झोपड़े हैं वो भी उनकी नहीं है। हल में जुता हुआ बैल दिन भर खेत चाष करते हैं, इसलिए बैलों को भी धरती का हकदार कबूल है। ये कैसी बात है? अब बता रहे हैं कि देखिए, ये तो है जो है 1947 के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय इस जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर आया था। उसने इस व्यवस्था को अन्याय समझ सुधारने की चेष्टा की थी। जिले भर के भूमिहार जो जमींदार थे, राजा घबरा गए थे। जिले के अधिकांश नेता भूमिदार और जमींदार थे। अंग्रेज जो कलेक्टर आए उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि संथालों को उभार कर जिले में अशांति आप फैलाना चाहते हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडल को असफल बनाने का षड्यंत्र करता। कांग्रेस संदेश के संपादकीय में संथालों के प्रति थोड़ी संवेदना प्रकट की थी। बेचारे बिनलाकर संपादक को उसी दिन मालूम हुआ था कि विद्या का अलंकार कितना बेमानी है। जिला मंत्री ने आंखें लाल करके कहा था, विद्यापीठ का शास्त्रा यहाँ काम नहीं देगा। विद्यापीठ में गधे के सिर पर सींग तो नहीं जम सकती। जमींदारों ने अपने भाड़े के लठैतों को जगह जगह संथालों की लहराती फसलों पर हुलकाकर संथाल टोली पर चढ़ाई कर दी थी। रुपए लाठी के हिसाब से बटोरे और लठैतों के संथेलों के तीरों से जख्मी करवा दिया। सबल प्रमाण पेश कर दिया। संथालों के जोर जुल्म का मुख्य कारण ये अंग्रेज कलेक्टर थे। इसी के बल पे वो कूद रहे थे।
अंग्रेज कलेक्टर की तुरंत बदली हो गई। बहुत से संथाल सरकारी गोली से घायल हुए और सैकड़ों ने बिहार के विभिन्न जेलों में सफैया कमान में काम करते करते सारी उम्र बिता दी। इसके बाद फिर कौन छू करता है, लेकिन मानव और डिग्गर की आवाज़ कभी मंद नहीं हुई, बांसुरी कभी मंद नहीं हुई और ना उनके तीरों में ही जंग लगे। आज भी कभी कभी बनेले जानवरों के शिकार के समय सूरज की किरणों में, अगर देखें तो सूरज की किरणों में चमकदार चकाचौंध पैदा कर देते हैं इनके तीर। मलेरिया और कालाजार की क्रीड़ा भूमि में भी ये सबल और स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करते हैं। हड्डियों पर कलापूर्ण ढंग से तराश कर बैठा है, जिसे मांस का उभार कभी नहीं सूखा। एक कड़ी सजा, जोतना, धावा करना। तो मतलब ये बता रहे हैं कि देखिए ये जो संथाल टोले वाले कितने उस तरीके से मेहनती है। ये जो लाल झंडा है ना, लाल झंडा आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इंकलाब का झंडा है। इसकी लाली उगती हुई आफताब की लाली है, खुद आफताब है इसकी लाली। इसका लाल रंग क्या है? रंग नहीं, ये गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। कामरेड सैनिक जो भाषण दे रहे हैं, ये खून में रंगा हुआ झंडा। बादर दास ने कालीचरण के कहने से हाथ में झंडा लिया था। बादर दास वैष्णव है, मांस मछली भी छूता नहीं है, और ये आदमी के खून में रखा हुआ झंडा। देखिए दोनों कंट्राडिक्टरी आपको दिखेगा कि ये जो सोशलिस्ट नेचर के हैं, जो क्रांति की बात करते हैं, तो वो जो बादर दास है ये तो वैष्णव है, और वैष्णव होके भी वो मांस मछली बिल्कुल छूता नहीं। और ये जो झंडा लिया हो, जिस झंडे की ये बात कर रहे हैं, तो झंडे की बात की जाए तो वो झंडा जो कह रहे हैं कि ये जो झंडा है एक तरीके से समाजवादी हो जाएगा। जो क्रांति की बात करता है कि अपने हक के लिए आपको लड़ना है, उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया कालिया ने। छीछी, वो हाथ में झंडे का बाज थामे, वो अचानक ही झंडे के बाज को छोड़ देता। आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा वो पकड़ा है। जोत की काका ब्राह्मण टोले वाले कहते, पताका पतन, अशुभ, अमंगल, अनिष्ट हो गया। सैनिक जी अपना भाषण जारी रखते हैं। भाषण के बीच में रुक जाने से फिर शुरू से याद करना पड़ता है। जिस तरह सूरज का डूबना एक महान सच है, पूंजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। मीलों की चिमनियाँ आग उगलेंगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छे वाक्य भी मिल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि जैसे होता नहीं कि बोला गया कि जिस तरह सूरज का डूबना तय होता, वैसे पूंजीवाद का नाश होना भी उतना सच है। मीलों की चिमनियाँ मतलब एक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था सबसे ज़्यादा धन संग्रह पे, लाभ पे, उसी के ओरिएंटेड होके चलती थी। तो बोला कि जिस तरह सूरज का डूबना पक्का होता है, उसी तरह पूंजीवाद का नाश होना भी वही है। और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा, ज़मीनों पर किसानों का कब्जा होगा। चारों ओर लाल धुआं मंडरा रहा है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों, बोलिए एक बार फिर से प्रेम से, सोशलिस्ट पार्टी की जय। यही पार्टी असली है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी। सभा स्थल पर ही 300 मेंबर बन गए हैं। संथाल टोली का एक आदमी भी गैर मेंबर नहीं रहा, सब के सब लाल ठोकने के लिए गए हैं। सिर्फ सरदार टूडू 13 साल का लड़का रह गया। वो रोता है। सरदार टूडू सैनिक जी के पास जाकर अपील करता है कि इसका नाम लेम्बरी में, यानी लेम्बरी में, बेम्बरी में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? तो बोला गया कि नहीं भैया, उम्र कम है, तुम्हारा नहीं लिखा जाएगा। बालदेव जी कुछ बोलने को खड़े होते, वासुदेव तुरंत उठकर कहता है, बालदेव जी आपका व्याख्यान हम लोग बहुत सुन चुके, आप पूंजीवाद हैं, इस सभा में आप नहीं बोल सकते। जनता ने भी विरोध किया कि आप तो बैठ ही जाओ, बहुत सुन लिया आपको। बालदेव जी जाइए, कपड़ा का पुर्जी आप बांटिए, चीनी ब्लेक कीजिए आप। अरे बाप, कितना दिन छुआ का नेताजी, 1000 टिन छुआ ब्लेक कर दिया मिनिस्टर कांग्रेसी ने, इसलिए तो देहात से हुक्का उठ रहा है। अब लोग बीड़ी ना पिए तो क्या करें, हुक्का के तंबाकू के लिए छुआ गुड़ कहाँ से लाएगा, सब ब्लेक हो गया, अन्याय। तो उन पे भी आरोप लग रहा, बालदेव जी आपने क्या कर दिया। तहसीलदार साहब को तो नेताजी ने भारी सभा में बेइज्जत कर दिया, अलबत्ता गाली देते हुए। मगर तहसीलदार साहब हंसते ही रहे। उस रात का विताबत नाच की बिकता की बढ़ोतरी सुनने के समय जैसी मंद मुस्कुराहट थी, आज भी है। कालीचरण अब खिलावन सिंह के कब्जे से बाहर है। अब कालीचरण बिल्कुल अलग ही अपना वो सेपरेट चल रहा, भले ही यादव टोला का, लेकिन अभी तो वो लीडर है पक्का वाला। कालीचरण यादव कुल कलंक है। बोला जा रहा है कि कालीचरण तो कुल का, यादव कुल का तो कलंक है। बूढ़ा कुकरू बुढ़ापे तक खिलावन का बैल चराता था। अभी बताया गया कि जो कुकरू था, बूढ़ा कुकरू, वो बूढ़ा कुकरू बुढ़ापे तक तो ये खिलावन जो थे उन्हीं का बैल चराता था। और उसका बेटा कालीचरण आज लीडर हो गया, वो भी सुसलिंग का लीडर। इसको काबू में रखने का कोई हथियार भी नहीं है। अंगूठे का टीप भी कभी नहीं लिया इसने। सिपहिया टोले का एक बच्चा भी इस सभा में नहीं था। उनके टोले में कटिहार से काली टोपी वाले दल के संजोग जी आए थे, लाठी भाला ट्रेनिंग देते हुए।
छोटी जात के लोगों की सभा में वे नहीं जा सकते। कालीचरण ने सैनिक जी के रहने का प्रबंध मठ पर ही किया था। महंत रामदास जी तो नाम के महंत है, मठ की असल मालकिन तो लक्ष्मी है। 15 से दूध को जलाकर खोआ बना, मालपुए की सोंधी सुगंध हवा में फैल रही। लक्ष्मी पूछती है, काली बाबू नेताजी डोलडाल से आकर स्नान नहीं करेंगे? सैनिक जी के साथ में लाल पताका साप्ताहिक पत्रिका के संपादक श्री चिंगारी जी आए थे। दुबले पतले, दिन भर खांसते रहे, आंख पर बिना फ्रेम वाला चश्मा है, दिन भर सिगरेट पीते रहे। डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए कहा, बिना अंडा खाए इतना गर्म अखबार कोई कैसे नहीं खा सकता, लेकिन मठ पर अंडे का प्रबंध हो कैसे? लक्ष्मी के अतिथि सत्कार को भूलना असंभव। चिंगारी जी रात में सोते समय सैनिक जी से कहते हैं, मैं लक्ष्मी जी पर एक मुक्त छंद लिखना चाहता हूँ। वो महान सतगुरु की सेविका, गायिका, पवित्रा धर्म ग्रंथा की, वो महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। तो इन्होंने इन पे छंद एक छेड़ डाला और ये कह रहे हैं कि तुम तो खुद ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का जाए किनारे, तुम तो खुद ही एक सिंथेसिस बन गई हो। वो महान मार्क्स की दर्शन की दर्शिका तुम लगती हो, और वैसे भी सतगुरु की सेविका भी लगती है। ये लक्ष्मी पे लिख के चल दी है। आगे कमली डॉक्टर को पत्र लिखती है। अब कमली यहाँ इंतज़ार करिए डॉक्टर को, क्योंकि बहुत दिन से वो मिल नहीं रहे हैं। प्राणनाथ तुम कल नहीं आए, क्यों नहीं आए? सुना कि रात में। कमली डॉक्टर को रोज़ पत्र लिखती है, लिखकर 5-7 बार पढ़ती है, फिर फाड़ देती है। उसकी अलमारी के एक कोने में फाड़ी हुई चिट्ठियों का ढेर लग गया है। पत्र लिखने और लिखकर पढ़ने के बाद उसको बड़ी शांति मिलती है, जी बड़ा हल्का होता है और नींद भी अच्छी आती है। सुना कि रात में तुम गेहूँपन सांप से बाल बाल बच गए, भगवान को इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। रात में डॉक्टर गेहूँन सांप से बाल बाल बच गए, गेहूँन नहीं, कोड़ करैत गेहूँन और करैत का दोगला, आप उससे बच गए? तो उन्होंने कहा कि आधी रात को खरगोश और चूहे अपने अपने पिंजड़ों में खबड़ा कर दौड़ भाग करने लगे। डॉक्टर साहब ने प्यारू को पुकारा, लेकिन प्यारू की नींद नहीं टूटी। जानवरों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर टार्च देते ही डॉक्टर तड़प कर पीछे हट गए। सांप ठीक केवाड़ के पास ही अपनी पूंछ पर सीधे वो था, फुफकार मांगने लगा। प्यारू भी जग चुका था। उठते हुए उसने बाएं हाथ से ऐसी लाठी उठाई, सांप वहीं ढेर हो गया। डाइन का मंत्र 2.5 अक्षरों का होता है और डाइन का भेजा हुआ सांप 2.5 का। सुबह को जिसने ये बात सुनी बस एक ही राय कायम की कि ये तो पहले ही मालूम था। डॉक्टर बाबू के इतना समझाया बुझाया कि पार्वती की माँ से इतना हेलमेल नहीं बढ़ाए। अब पार्वती की माँ तो अलग ही था, मतलब जहाँ पे खा पी के आए थे। बोला कि उनसे हेलमेल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो राक्षसनी है, किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसको प्यार किया उसको ज़रूर खाएगी। डॉक्टर बेचारा भी क्या करे, वो अपने मन से तो कुछ नहीं करता, उस पर तो पार्वती की माँ ने जादू कर दिया। वो अपने बस में नहीं, मुफ्त में बेचारे की जान चली जाएगी। कमली को डाइन भूत और डाकिन पर विश्वास नहीं है। तहसीलदार साहब भी इसे मूर्खता समझते हैं। कालीचरण तो आदमी से बढ़कर बलवान किसी देवता को भी नहीं समझता। फिर डाइन भूत ओझा गुड़ी किस खेत की मूली, इन्हें छोड़कर गांव के बाकी सभी लोग डाइन के बारे में एक मत है। तो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो नहीं मानते, बाकी सब एक तरफ है। बालदेव जी ने तो बहुत बार भूत को अपनी आंखों से देखा। भैंस के पीछे पीछे खैनी तंबाकू मांगते हैं भूत, डाकिन तो वो भी मतलब हक बक देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब अब रोज़ मौसी के यहाँ आते हैं। मौसी के यहाँ एक बार बिना गए उनको चैन नहीं आता। प्यारू कहता है, कमली सुनती है और हंसती है। डॉक्टर साहब गणेश को देखने जाते हैं। प्यारू, वो लड़का तो आराम हो गया, मोटा कर कोलू होता जा रहा है, उसको क्या देखने जाते हैं? अच्छा प्यारू, डॉक्टर साहब तो मेरे यहाँ भी रोज आते हैं, तुम्हारे यहाँ की बात दूसरी है दीदी। क्यों, दूसरी बात क्यों है? डॉक्टर साहब हंसते हुए आते हैं। अच्छा तो प्यारू जी यहाँ दरबार कर रहे हैं। वो बुखार वाला खरगोश कैसे भाग गया? जी हम दोपहर का दाना देने गए थे और देखा कि पिंजड़ा खाली है। सुबह सुई देने के बाद तो मैंने पिंजड़ा बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं रहा। प्यारू की इन चूहों और खरगोशों को बेहद नफरत है। आदमी के इलाज से जी नहीं भरता उसका, लेकिन जानवरों का भी इलाज करो, वो तो उससे परेशान हो गया है। दिन भर पिंजड़ों को लेकर पड़े रहते हैं, बुखार देखते हैं, सुई देते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। प्यारू चुपचाप चला जाता। माँ हंसती हुई आती है, डॉक्टर साहब मैंने बिशहरी माई को एक जोड़ी कबूतर और दूध लावा का बुलाया और मैंने विषहरी देवा के लिए लिख दिया है। विषहरी दवा? हाँ, एंटी वेनम एक दवा है सांप के काटे हुए इलाज का। मैं एंटी वेनम से भी ज़्यादा प्रभावशाली और सस्ती दवा की खोज करना चाहता हूँ। सुनते रौटाहट स्टेशन के पास सपेरों का टोला है, सांप पकड़वा कर रखना होगा, तब माटी के महादेव नहीं असली महादेव हो जाइएगा। कमली व्यंग करना चाहती। डॉक्टर साहब हंस पड़ते और माँ हंसी को रोकते हुए कमली को डांटती है, जो मुंह में आया बोल देती हो, जरा भी लाज लिहाज नहीं है। इसके बाप ने तो इसे और भी बतक्कड़ बना दिया। तुम यहाँ आकर चुप बैठे तो जरा मैं चाय बना लाऊं।
तहसीलदार साहब कहाँ गए? डॉक्टर पूछते हैं। कटिहार सर्किल मैनेजर के कैंप में गए हैं, कमली जवाब देती। आज पहली बार कमली ने डॉक्टर को अपने पास अकेला पाया। वो अपने चेहरे को देख नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। आंखों की पलकों पर भारी बोझ लग रहे हैं, देह हल्की लग रही है। कमला जी, कमला इधर देखो। कमला, डॉक्टर मुझे बताओ, मुझे बचाओ। कमला आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोल दी। उसका सिर डॉक्टर की गोद में। माँ हाथ में चम्मच लिए खड़ी है। भय से माँ का मुँह पीला हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बीमारी का तो डेट पता ही नहीं चलता, लेकिन रोग तो धीरे धीरे घट रहा है। बेहोश हुई पर 5 मिनट में ही स्वस्थ भी हो गई। इसी तरह एक दिन जड़ से रोग दूर हो जाएगा। कमला को ही चाय बनाने दीजिए। जाओ कमला। कमला उठकर इस तरह दौड़ी मानो कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर कमला की किताब हाथ में लेकर उलटता है। नल दमयंती की कथा वो पढ़ रही है, और नल दमयंती की कथा में क्या पढ़ी? अस्थायी अधिकारी कुमारी कमला देवी। दूसरी जगह कुमारी को काट दिया गया है। अब उसमें इस किताब में इसने क्या क्या काटा है वो देखना है, और नाम के अंत में बनर्जी जोड़ दिया गया, कमला देवी बनर्जी। डॉक्टर जल्दी से पृष्ठ उलटता। आर्ट पेपर पर नल दमयंती की तस्वीर। नल के नीचे नीली पेंसिल से लिखा है प्रशांत, और दमयंती के नीचे नीली पेंसिल से कमला। डॉक्टर के ललाट पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक उठती। उसे याद आता है कि एक बार ममता के साथ बांकीपुर स्टेशन से जब लौट रहा था, रिक्शा पर बैठने के समय एक भिखारी ने घेर लिया। जुगल जोड़ी कायम रहे, सुहाग अचल रहे, माँ का बाल बच्चा बनल रहे। ममता ने बैग से एक कन्नी निकाल कर दी थी और डॉक्टर की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, और डॉक्टर के ललाट पर इसी तरह पसीने की बूंदें हुई थी। डॉक्टर साहब, कमली के लिए एक अच्छा सा वर्ड ढूंढिए ना। डॉक्टर साहब, कमली के लिए एक अच्छा सा वर्ड ढूंढिए ना। आपके देश में आपके साथी संगी माँ कहते हैं, सिर पर घूंघट सरकाकर चुप हो जाती। तहसीलदार साहब आगे। रंजीत के हाथ में एक बड़ी रोहू मछली भी है। ये नजराना कहाँ मिला? डॉक्टर साहब हंसते हैं। पकरिया घाट पर मछुआ लोग आज मछली मार रहे थे तो उधर से मिल गया। डॉक्टर साहब, आज पाप की गठरी फेंक आए हो? तहसीलदार साहब ने चाय की प्याली में चुस्की लेते हुए कहा, मतलब ये तहसीलदारी पाप की गठरी ही तो है। ये नया सर्किल मैनेजर आते ही आग पेशाब करने लगा है। लाल पताका अखबार ने ठीक ही लिखा था। राज परमंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि जिन रैयतों के यहाँ सिर्फ 1 ही साल का बकाया, उन पर नालिश कैसे किया जाए? फिर चुपचाप डिग्री जारी करवा कर नीलाम करो, और ज़मीन खास कर। इतना बड़ा अन्याय मुझसे तो नहीं होगा। जमाना कितना नाजुक है, सो तो समझते हैं नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया तो कड़क कर बोले, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। गंगा स्नान से भी बढ़कर ऐसे पुण्य का अवसर बार बार नहीं मिलता। तुरंत इस्तीफा दे दिया। सारी जिंदगी तो गुलामी करते ही भी दिया। कमला की माँ, आज मस्त भगवान आए हैं, कमला से कहो डॉक्टर साहब को निमंत्रण दे दे। तहसीलदार साहब की रसिकता ने डॉक्टर को एक बार फिर से नल दमयंती की याद दिला दी। कमली मुस्कुरा रही है। माँ कहती है, बगैर मिर्च मसाला की मछली कमली ही बना सकती है। डॉक्टर महसूस करते हैं कमला के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत अब उनमें नहीं है। कमला बनर्जी, कमला की आंखें। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में। रात को तंत्रिमा टोली में सहदेव मिसर पकड़े गए। ये सब खिलासी की करतूत है। अब ये है मिसर। अब ये तो तंत्रिमा टोली है, और आपने यहाँ पे देखा था फुलिया थी। एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 उनके आप कह सकते हैं कि फ्रेंड हैं, जो शादी वो करने ही वाली है, कर भी नहीं रही, वो सभी के साथ रहती है। तो यहाँ पे रात को जो तंत्रिमा टोली, जो एकदम कह सकते हैं कि गांव में सबसे निम्नतम वाली टोली की श्रेणी में आते हैं, वो उसमें से है। ये सब खलासी के करतूत है, जो खलासी बाबू आए थे। ऊपरी आदमी के सिवा ऐसे जलफरेब गांव का और कौन कर सकता है। पुस्त पुस्तैनी के बाबू लोग छोटे लोगों के टोले में जाते हैं। खेती बाड़ी के समय रात को ही जनों को ठीक करना होता है। सूरज उगने से 1 घंटा पहले ही खेतों पर मजदूरों को पहुँच जाना चाहिए, इसलिए सभी बड़े किसान शाम या रात को ही अपने अपने जनों को कह आते हैं। तंत्रिमा टोली में जब से खलासी का आना जाना शुरू हुआ, तभी से नई नई बातें सुनने को मिल रही है। देखा देखी दूसरे टोले में भी नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। बेचारे सहदेव मिश्र को परदेसी मजदूर रात भर तंत्रिमा लोगों ने बांध कर रखा। फुलिया के घर में घुसा था तो फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया? मतलब सहदेव मिश्र उनसे मिलने फुलिया बहुत ही चतुर है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि ये बहुत ही चतुर है। मतलब एक तो खलासी साहब इनके उसमें फंसे हुए हैं प्रेम में, और इन्हीं के प्रेम पास में सहदेव मिश्र भी घूम रहे हैं। फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया? जिसके घर में घुसा उसकी नींद भी नहीं खुली, माँ बाप की आहट भी नहीं मिली, और उसका कुत्ता भी नहीं भूखा। गांव के लोगों को बेतार से खबर मिल गई कि वो खलासी के बदमाशी। ये हालत यही तो है ना, छोटे लोगों के टोले में जन के लिए जाना मुश्किल हो गया। कौन जाने किस पर झूठ मूठ का कौन तोहमत लगा दे। हमको कुछ नहीं मालूम। फुलिया पंचों के
बीच हाथ जोड़कर कहती है। जब आंगन में हल्ला होने लगा तब मेरी आंखें खुली। सहदेव मिसर के पास महंगू दास जो है फुलिया के पिता है, सहदेव मिसर के पास महंगू दास के अंगूठे की टीप है। सादा कागज पर महंगू का टीक सहदेव के हाथ में है। सहदेव जी चाहे कर सकते दोनों गायें और चारे बाछी कल ही खूंटे से खोलकर ले जाए। इसके अलावा साल भर की खर्चा भी तो सहदेव ने ही जला दिया। एक आदमी की मजदूरी से तो एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, लेकिन अब फुलिया के हाथ में सहदेव मिसर की इज्जत और अपने बाप की दुनिया है। उसकी बोली में जरा भी हेर फेर हुआ तो सहदेव की इज्जत धूल में मिल जाएगी और उसके बाप की दुनिया भी उजड़ जाएगी। पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा होंगे। तहसीलदार साहब पुरनिया गए हैं। पंचायत में अकेले सिंह जी बोल रहे हैं। काली टोपी वाले संयोजक भी हैं, बालदेव जी भी है, कालीचरण बिना बुलाए ही आ गया है। सिंह जी अकेले ही जरा बहस कर रहे हैं। बात पूछने पर 1 घंटे में जवाब मिलता, हाँ जब आंगन में हल्ला होने लगा तब तुम्हारी नींद खुली, सुन लीजिए सभी पंच लोग। अच्छा, जब तुम्हारी नींद खुली तो तुमने क्या देखा? सहदेव माली को आंगन में घेर कर सभी हल्ला कर रहे थे। अच्छा तुम बैठो। कहाँ सहदेव मिश्र? अब आप बताइए कि महंगू दास के यहाँ उतनी रात को आप क्यों गए थे? रात में हमारे पेट में ज़रा दर्द हुआ, लोटा लेकर बाहर निकले। जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे तो देखा कि कमला किनारे वाले खेत में किसी का बैल गेहूं चर रहा है, इसलिए महंगू को जगाने गया था। क्यों? कमला किनारे वाली ज़मीन का पहरा करने के लिए महंगू दास को ही दिया। अच्छा, तब जब हम जा रहे थे तो रबिया और सोनमा को आपके खेत में शकरकंद उखाड़ते पकड़ा, दोनों को डांट दपट दिया। महंगू दास को जगाकर जैसे ही हम उनके आंगन से चुटिया निकाल रहे थे कि रबिया, रविता, सोनमा, तेतरा और नक्षत्रिया ने हमको पकड़ लिया और हल्ला करने लगी। क्या बताएं, हमारा 5 बीघा शकरकंद इन्हीं सालों ने चुरा के। अब वो लड़ाई वहाँ से, अब लड़ाई दूसरे में होने लगा। यही तो आप देखिए, इसमें हंसी आएगी आपको। जाइए, कहाँ गया महंगू? जी सरकार। महंगू बड़ा हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सहदेव मिसर ने तुमको जाकर जगाया था? जी सरकार। अब पंच लोग फैसला करें कि असल बात क्या है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता था? पंचायत में एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। रबिया और सोना पार्टी का मेंबर है, ये तो पंचायत नहीं मुँह देखी है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता? सिंह जी जरा हमको भी कुछ पूछने दीजिए। पंचायत के सभी पंचों की निगाहें अचानक कालीचरण की ओर हो गई। सिंह जी गुस्से से लाल हो गए। फिर ये स्टार्ट हो गया अपना। लेकिन पंचायत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। राजपूत टोली के नौजवान आपस में कानाफूसी करने लगे। संयोजक ने पॉकेट टटोल कर देख लिया, सीटी लाना भूल तो नहीं गए। जोतकी जी एतराज़ करते हैं कि कालीचरण को हम लोग पंच नहीं मानते। तो पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि पंचायत के कितने लोगों को हम पंच मानते हैं और कितने लोग को नहीं। एक आदमी के चाहने पर ना चाहने से क्या होता है? क्या हम इस गांव के बासिंदे नहीं? कालीचरण खड़ा होकर कहता है, यदि आप लोग हमको पंच नहीं मानते तो हाथ उठाइए। गुमसुम बैठे हुए सैकड़ों मुख जानवरों के सिर में मानो अन्ना भैंस के सीख जम गए। सैकड़ों हाथ उड़ गए। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ। ठहरिए, गिनने दीजिए। 1 2 3 4 वो गिनता है। बालदेव जी ने हाथ नहीं उठाया। 105। अब जो लोग हमको पंच नहीं मानते हाथ उठाए। 1 2 3 वो गिनता है। सिर्फ 15। सिंह जी को विश्वास नहीं होता, खुद गिनते हैं। राजपूत और ब्राह्मण टोली के लोग कहाँ चले गए? जोतकी जी के लड़के नाम लरैना ने भी कलिया के पक्ष में हाथ उठाया। फुलिया, कालीचरण की बोली सुनकर डर लगता है। फुलिया फिर खड़ी होती है। जंगली देखो, ये पंचायत है, पंचायत में परिवेश्वर रहते, पंचायत में झूठ बोलने से हाथों हाथ इसका फल मिलता है। सच सच बताओ, सच्ची बात क्या है? बोलो। सहदेव मिश्र हमारे घर में घुसे थे, तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? बोलो, डरने की कोई बात नहीं, बाबा के डर से। हाँ बाबा सहदेव मिश्र का कर्जा धारते हैं। बैठ जाओ महंगू दास। महंगू हाथ जोड़कर फिर खड़ा हो। क्या बात है? फुलिया जो कहती है ठीक है, डरो मत, जो बात है बताओ। कौन गाछ है जिसमें हवा नहीं लगता और पत्ता नहीं झड़ता? दूसरों की बात मत कहो, अपनी बात बताओ। अकेले हमको क्यों धोख देते हो? गांव भर का यही हाल है। कौन घर ऐसा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म पूछो कि तुम किसके बेटे हो। जोतकी जी हिम्मत करके कहते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो जाती। अब जो पंच में बैठे ना, ये लोग उन्हीं पे आरोप लगा देते कि भैया तुम पहले ही अपना देखो। जोतकी जी अपनी स्त्री से पूछे कि उनके पेट में किसका बच्चा है। ये लो, चिल्लाकर कहते, कौन नहीं जानता कि जोतकी जी का नौकर, मतलब जोतकी जी का नौकर। चुप रहो सुंदर। कालीचरण लोगों को शांत किया। चुप रहो, शांति शांति। टूटू संयोजक जी सीटी फूंकते। 1 दर्जन से भी ज़्यादा नौजवान राजपूत टोली से हाथ में लाठी लेकर दौड़े आए और पंचायत को चारों ओर से घेर लिया। सिंह जी ने इन लाठी वाले नौजवानों को आपने बुलाया तो आप पंचायत नहीं दंगा करवाना चाहते? कालीचरण पूछता है। सिंह जी कहते हैं, अब ये पंचायत नहीं हो सकती, पार्टी बंदी से कहीं इंसाफ होता है। सिंह जी राजपूत टोली के पंचों के साथ उठ खड़े होते। काली टोपी वाले जवान सिंह जी को, संयोजक जी को और राजपूत टोली के पंचों को चारों ओर से घेर लेते। जोतकी जी के साथ ब्राह्मण टोली के पंच लोग भी चूहेदानी में फंस गए। खिलावन बाबू का सहारा है, बालदेव जी भी है, लेकिन कालीचरण का गुस्सा। तो पंचायत का ये फैसला है कि महंगू दास अपनी बेटी फुलिया का चुमौना खलासी के साथ करा दे। मतलब ये अंत में ये निकल के आता है कि
जो महंगू दास है, महंगू दास, तो अंत में ये निकल के आता है कि महंगू दास अपनी बेटी जो फुलिया है, तो महंगू दास अपनी बेटी फुलिया का चुमौना खलासी के साथ करा दे और आज से सभी टोलों के लोग बाबू लोगों पर नजर रखें। पंचायत के सभी पंच एक स्वर से कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं। जोत जी भी हाथ उठाते हैं। सहदेव मिश्र के पास सादे कागज पर मेरा अंगूठा का टीप है। सहदेव मिश्र जब मुकदमा करेंगे सभी पंच तुम्हारी गवाही देंगे, वह एक भी पैसे तुमसे नहीं लेंगे। ये सब होता है, फिर इतने भी ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।